हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, मैं मीडिया में काम किया हुआ हूँ तो मुझे मालूम है कि कौन सा एंगल कैमरामैन को चाहिए। मैं मीडिया में काम किया हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि जब असद साहब बोलेंगे तो आपको असद साहब का कहाँ पे कौन सा एंगल चाहिए करके। उसमें मैं सबसे पहले तो आप लोगों से थोड़ा सा एक एक्सक्यूज़ चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा हमको स्टार्ट करने में देरी हुई। उसकी वजह यह है कि आज 3 बजे तक ही फॉर्म भरने का था, तो हम पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उस हिसाब से हमें यहाँ पर आने में देरी हुई। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। हमारे फैयाज़ खान साहब जो अभी मुंबई के प्रेसिडेंट है, शाकिर पटनी साहब जो पिछले कई सालों से मुंबई में मजलिस को बढ़ाने का जो काम कर रहे थे और जिन्होंने मजलिस को बहुत आगे लेकर गए हैं, वो शाकिर पटनी साहब। अहमद बलाला साहब जो हमारे हैदराबाद के एमएलए साहब है। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि असद साहब बहुत वक्त के बाद यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे मीडिया की ख्वाहिश थी कि हमारे साथ एक 1-on-1 होना चाहिए और चूँकि पॉसिबल नहीं था तो इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का फ़ैसला लिया गया है। जहाँ तक MIM पार्टी की बात है, हम लोगों ने 52 कैंडिडेट्स उतारे हैं। 52 कैंडिडेट्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस ने उतारी है आउट ऑफ 288 सीट्स। और ये एक अच्छी चीज़ हमें जो लग रही है उसमें ये है कि जिस पार्टी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था, आज ऐसी कौन सी कास्ट और कौन सी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं जो हमने अपनी पार्टी की तरफ से दिए हैं। जैसे सांगोला शोलापुर के अंदर हमने धनगर समाज को टिकट दिया है। औरंगाबाद पैठन के अंदर बंजारा समाज का कैंडिडेट है। श्रीरामपुर के अंदर मातंग समाज का एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। धोबी समाज का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है जो हमने रावेर जलगांव से दिया है। पूना में हमने क्रिश्चियन कैंडिडेट को दिया है वडगांव शेरी के अंदर। SC कैंडिडेट्स है, मुस्लिम कैंडिडेट्स है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मजलिस के टिकट के ऊपर खड़े हैं और हमने वही सीटों को चुना है, सेलेक्ट किया है जहां पर हमारी ताकत है और हमें पूरा यकीन है कि वहां पर बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। उस हिसाब से हमने बड़ा केयरफुली हम लोगों ने स्टडी करके हमने सिलेक्शन किया है सीट्स का। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो भी मैं अब माइक असद अवैसी साहब के पास देता हूं जिन्हें आपको सुनना है। आप थोड़ा सा आप थोड़ा कुर्सी मुंबई से 14 वो माइक दे दीजिए। इसकी जरूरत है क्या आपको? इसमें बोलना पड़ेगा। चलिए पूछिए सर, हो गया पूरा डिटेल, आपको क्या पूछना है? एक के बाद मैं इस वक्त महाराष्ट्र में कोई ऐसा इशू नहीं था जिसकी वजह से बीजेपी या शिवसेना आ सकती है। वो चूंकि चाहे फार्मर डिस्ट्रेस का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का, यू नो एवरीथिंग, बट अगर वो जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के डिवाइडेड होने की वजह से वो आपस में इत्तेहाद नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह? ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा कि जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में जिसकी वजह से इम्तियाज भाई भी आ सके, आपका BBS से था इत्तेहाद था, वो भी टूट चुका है। आखिर इसकी क्या वजह? नहीं, अब ये हमेशा मेरे से सवाल क्यों करते हैं अपोजिशन डिसयूनिटी का? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ अपोजिशन यूनिटी का और हमसे सवाल करना गलत है। अब कांग्रेस के NCP के लोग भाग भाग कर चले गए शिवसेना बीजेपी में, तो मेरे से तो पूछ के नहीं गए वो लोग, इसका जिम्मेदार मैं ही नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी से अलायंस क्यों नहीं हुआ, वो इम्तियाज साहब हम लोग सब बता चुके हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई थी
बहरहाल सीट्स के ऊपर नहीं हो सका, मगर अपोजिशन में डिसयूनिटी है तो ये तो वो लोगों को पूछना चाहिए जो 20-20 साल 30-30 साल महाराष्ट्र में हुकूमत किए, और क्या वजह है कि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे, क्या वजह है कि उनका एक्स प्रेसिडेंट मुंबई का कह रहा है कि मैं कैंपेन नहीं करूंगा। तो ये तो उनके लिए है सवाल। पर सर, आप देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो आपको सवाल करा जाता है कि वोट कटवा है, आप ये हाँ, बात कही वो जाती तो है। हमारे सवाल चेहरे पे लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। आम तौर पर ये ख्याल है लोगों का कि MIM जो है तो बीजेपी की बी पार्टी। नहीं, क्यों भी बोल रहे हैं आप? ए बोलिए बी टीम है, ये लोगों आम नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, ए बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, हमारे को आप डिमीन मत करिए, हमारी बेइज्जती मत करिए। ए टीम है, चलिए। अच्छा साहब, पूरे महाराष्ट्र का MP इम्तियाज जलील साहब देख रहे, क्या खास बात है कि आप जो है मुंबई पॉलिटिक्स में आपने अपने हाथ में लिया? कौन? मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, नहीं हूँ। नहीं, आप तो है, हैं? मगर पूरे क्या बात महाराष्ट्र का कर रहे ये हैं? कर रहे हैं, मगर मुंबई की खास बात अभी तक तो पार्टी का सिलेक्शन आपने ही किया है। नहीं नहीं, अभी सर, मेरा एक तक सवाल है। हाँ। एक मिनट होल्ड ऑन, देश में हाँ बोलिए, वो चाचा बोलिए, हो गया सवाल तुम्हारा, बोलिए। देश में बहुत सारे मसाइल है जिसपे जिन इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा गया, और महाराष्ट्र में भी अलग अलग इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो आपका ऐसा कौन सा इशू होगा जो बहुत खास आप फोकस करेंगे उसके ऊपर? नहीं, हम लोग शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा वतन अजीज भारत हो, इसमें हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्क्रिमिनेटेड मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट वॉइस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग ये, जैसा अभी इम्तियाज साहब पूरा आपको बोले कि किस किस समाज के लोगों को जो कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको हम लोग अपनी पार्टी से टिकट दिए हैं। और हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो तभी जाकर सही मानों में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने हमारे बुजुर्गों ने जो प्रेम्बल में लिखा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये इन 4 चीज़ों को जो बाबा साहिब ने हमको दिया कि भाई आप इसको हासिल करो, हम उसको तब हासिल कर सकते। यही हमारा अहम मुद्दा और इशू रहेगा। सर, अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि आपका हुआ है विधानसभा जो चुनाव है ये आर्टिकल 370 पे लड़ा जाएगा, चाहे शिवसेना या बीजेपी ये अलायंस जो की है। ये महाराष्ट्र का चुनाव 370 पे पूरा महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हमेशा से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि 2014 से 2018 तक महाराष्ट्र में 14,000 के करीब किसानों ने खुदकुशी की। 34,000 करोड़ का उन्होंने लोन माफी का ऐलान करने के बाद भी 4,500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, अपने कमजोरियों पर बात नहीं करना चाहते, अपने जो वादे उन्होंने किए थे उस पर जो निभा नहीं सके उस पर करना नहीं चाहते। आज अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में 6% हो चुका है। इंडस्ट्रियल आउटपुट महाराष्ट्र में पहले के बनिस्बत कम हो चुका है। महंगाई, GST का कलेक्शन कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि कितना कम हो चुका है। तो ये तमाम मुद्दे जो है जिसका राज ताल्लुक एक गरीब आम हिंदुस्तानी से है, उसके ऊपर बात नहीं करके वो 370 के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। सर, NRC को लेकर जिस तरह मोहन भागवत जी ने और अमित शाह ने जो बयान दिया है कि पूरे मुल्क में NRC लागू होगा और उसमें से हिंदुओं को जो है उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, खासतौर से मुसलमानों को जो है NRC के तहत बाहर किया जाएगा और उन पर नहीं, NRC नहीं, वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे थे। जी। सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पहले लोकसभा में पेश हुआ था, फिर लोकसभा के इलेक्शन के बाद खत्म हो गया। अब दोबारा होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन सबको इंडिया का सिटीजनशिप देंगे सिवाय जो मुसलमान के। हमारा बोलना यह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा हमारा सेक्शन है, आर्टिकल है, और कोई भी सरकार उस राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान हमको दिया है, उन्होंने मजहब को इशू नहीं बनाया सिटीजनशिप को लेकर। तीसरा यह है कि अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल बीजेपी लाती है तो ये तो जिना के 2 नेशन थियोरी को आप मजबूत कर रहे हैं। जैसा कि सुनिए जैसा कि कल पाकिस्तान में एक बिल
लाया गया था, जिसमें ये कहा, जिसमें उन्होंने खुद उसको हरा दिया उस बिल को, कि सिवाय मुसलमान के कोई उस मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और ये मुल्क कोई थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब को मानता है, ये मुल्क जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। और अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इजराइल और जो ओल्ड रोडेशिया था, अब जो मौजूदा साउथ अफ्रीका है, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, खुदा ना खास्ता हम उनकी लाइन में आकर ठहर जाएंगे। तो इसीलिए हमारी पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत उस वक्त पार्लियामेंट में की, अभी भी करेंगे। रहा सवाल एनआरसी का, एनआरसी के ताल्लुक से बीजेपी संघ परिवार के लोग बहुत पुकार कर कह रहे थे, मगर जैसे ही आसाम में 1.9 मिलियन लोगों की जो लिस्ट आई जो एक्सक्लूड हुए, उसके बाद इनके चेहरे का रंग बदल गया, इनको तकलीफ होना शुरू हो गई। और खुद जो कल तक एनआरसी आसाम की बोलते थे बहुत अच्छा है, जैसा आ गया उसके बाद ये लोग परेशान हो गए। अब खुद उनका मिनिस्टर कह रहा है कि हम इसको एनआरसी को नहीं मानते, जबकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी था। तो ये इनका हिपोक्रेसी है, डुप्लिसिटी की एक बेहतरीन मिसाल है। सर, सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग चल रही है अयोध्या की, 17 तारीख। दूसरों को ही पूछने दो आप। सर मेरा सवाल है कि पिछले चुनाव में जैसे कि महाराष्ट्र में 2 सीटें आपके पास आई थी, एक इम्तियाज जलील साहब और दूसरा वारिस पठान। मेरा सवाल ये है कि साउथ मुंबई का ये हिस्सा, जनूबी मुंबई का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे जो मुसलमानों से जुड़े मसले हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, क्या इन 5 सालों में अगर आवाम ने उस नुमाइंदों को मुंतखब किया है, तो क्या इन 5 सालों में जिन मसलों को लेकर उनको आवाम ने मुंतखब किया है, क्या वो ज़रूरतें पूरी हुई हैं या अभी भी कुछ बाकी रह गई हैं, जिसको देखते हुए क्या इस बार आवाम देखिए बात बोलना बिल्कुल गलत हुआ किसी पॉलिटिशियन के लिए कि हमने पूरे मसाइल को हल कर दिए। यकीनन हमारे एमएलए साहब इम्तियाज जलील साहब उस वक्त थे होंगे, वारिस साहब हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की, जुस्तजू की, इखलास के साथ काम किया, बहुत से मसाइल को उन्होंने हल किया। अभी भी मसाइल हैं, उसको हल करना है, हम ज़रूर हल करेंगे। और इसीलिए आवाम से कह रहे हैं कि हमने इन 4.5 पौने 5 साल में हमने ये काम करवाए, अभी काम होना बाकी है, उसको हम यकीनन टेकअप करेंगे और उसको मुकम्मल करवाएंगे। मेरा एक सवाल ये है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के गुलजार आदमी हैं, उनका ये कहना है कि एमआईएम जो है वो फिरका परस्त पार्टी है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को मालेगांव से टिकट दिया गया, उसकी कारकर्दगी जो है वो नाकारा खराब कारकर्दगी ऐसी बुनियाद पे, तो इसके बावजूद टिकट क्यों दिया गया, जबकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जमीयत उलमा मालेगांव के सदर हैं और गुलजार आदमी जो है वो जमीयत उलमा महाराष्ट्र। मैं आपके जरिए से मुफ्ती साहब को सलाम पहुंचाता हूं और मुफ्ती साहब को मेरा सलाम पहुंचाता हूं और उनसे मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। आप जो चाहे बोल सकते हैं और हम आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन क्यों, मतलब मुखालिफत क्यों हो रही है? अब उनसे पूछना पड़ेगा। मैं तो एक सियासी जमात हूँ, उनसे पूछना पड़ेगा। लेडीज को पूछने दीजिए। So what do you think of the youth of the Kashmir who are the Naya Kashmir who is speaking out, the engineers, the doctors who are speaking out, and where they are saying that the dynasty of the Kashmir does not represent Kashmir but the youth? How can I speak for those people? You know, let them speak for themselves. I cannot speak for either the Kashmiri dynasty or these people. Let them speak for themselves. Let the opportunity be given. You know, those people can only speak if you can sit in Mumbai and call to them on your cell phone. Once you can speak to them on your cell phone, then that means that they're speaking to you. Let the cell phone communication be, you know, that be lifted. एक मिनट। काफी ज्यादा बातें हुई थी मॉब लिंचिंग को लेकर। मुंबई से कुछ सेलिब्रिटीज 49 सेलिब्रिटीज ने एक लेटर लिखा था पीएम को कि मॉब लिंचिंग को लेकर काफी सीरियस मैटर है। अब उन 49 सेलिब्रिटीज के ऊपर पुलिस ने बकायदा मामला दर्ज किया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये प्राइवेट कंप्लेन है या कोई कोर्ट रिपोर्ट कंप्लेन है? मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। हाँ, तो कोई कोर्ट को गया था शायद। कोर्ट को गया और कोर्ट ने उनको देखिए सेडेशन का इस्तेमाल कैसा होगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता है तो वो तो खुलम खुला लिख रहे हैं ना, तो ऐसा कोई हाँ ओपन लेटर था। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना तो बहुत अच्छी बात है,
डेमोक्रेसी में हमको प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखने का इख्तियार है, डेमोक्रेसी में हमको प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने का इख्तियार है। अगर कोई लेटर लिखता है और जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है तो फिर ये तो गलत है। तो इन सभी सेलिब्रिटीज के ऊपर बकायदा एफआईआर हो रही है। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हर एक को राइट है अपना एक्सप्रेशन, अपने ओपिनियन देने का। आप डिसएग्री करिए, मगर वो सेडेशियस कैसा हो सकता है? हाउ कैन इट बी? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है और वो तमाम के तमाम उनका ताल्लुक किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है और लेटर भी लिख रहे हैं, तो फिर उसमें क्या गलत क्या है? एक मिनट ये लेडी। आपने प्रकाश अंबेडकर जी को बोला कि आपको हम राज्यसभा भेजेंगे करके। प्रकाश अंबेडकर जी इंडिया से का नाम भी नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते, प्रेस रिलीज भी। वो बोलते हैं हम ओवैसी जी से बात करेंगे और हम अभी भी वेलकम करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे बीबीए और एमआईएम में एग्जैक्टली क्या ये जो बुनियादी मसला हुआ है, और वर्सोवा जैसे सीट है जहाँ पे साइलेंट आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है बीबीए ने हमने वीक कैंडिडेट, वर्सोवा कैंडिडेट है हमारा, आपका है तो बीबीए ने वीक कैंडिडेट दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड प्रकाश अंबेडकर एग्जैक्टली? You see, there are so many details which every political party has in the discussion on seat adjustment. But it is not right on my part. It will be very uncharitable and disrespectful to anyone to tell you all the details, what happened, what didn't happen. But the fact of the matter is, unfortunately, we could not have an alliance. But my respect for Mr. Prakash Ambedkar, including all my party, would definitely we will respect him. I have called him elder brother. I'll definitely call him elder brother. Unfortunately, we couldn't agree to a political alliance, but our respect will continue for him. मैं सुनता हूँ भाई, कहीं नहीं जा रहा हूँ। External Affairs Minister has made a statement saying that nationalism is not a negative sentiment and it is absolutely right while engaging with other countries. So how do you react to this particular statement? Nationalism is not a negative sentiment. I don't know in what context he has said, but I will have to read it. But I would take this opportunity in commenting that what the External Affairs Minister said is absolutely wrong. That the Prime Minister did not endorse Trump's candidacy. That the whole world has seen, including every TV channel had telecasted what the Honorable Prime Minister had said. Basically, he had appealed to all those Indians who were there that to support Trump's candidacy. But I don't know your question, pertinent question. I don't know in what context he has said it. I have to read it and then I can get back to you. सर, आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो उसका जहाज, और ऐसा होता है कि जहाज का कैप्टन पहले लोगों को बचाता है, फिर वो खुद अपनी जान बचाता है, लेकिन यहाँ तो कैप्टन ही पहले भाग गया। तो कल दूल्हे में आपने क्या बात? वो तो उनसे पूछिए ना, अभी उनका वो क्या नाम है उसका, वो मुंबई का, हाँ वो भी बोल रहा है ना, उसको पूछिए ना, उसको मैं क्या बोला हूँ, तो मैं जो बोला हूँ। So you are contesting 52 seats. How much do you think you are able to win in this election? 52. Well, you see, every political party would say yes, 52. But we are definitely trying to win as many seats as we can, and we will definitely like to improve our vote percentage and also winning all the assembly seats. But we are very, very much confident because the kind of public meetings I've addressed in Maharashtra so far. And we'll have to definitely work hard in the remaining 15-16 days which are there. सर, महाराष्ट्र के चुनाव में आप इससे पहले लोकसभा में आए थे, उस समय ठाकरे पर काफी बयानबाजी की थी आपने। इस बार चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे खुद पहली बार ठाकरे फैमिली की ओर से आ रहे हैं। वर्ली में मुझे पता नहीं है आज क्या हुआ है, आज फाइल नॉमिनेशन आपके एमआईएम से उनको कोई दिया है उनके अपोजिट में या नहीं, लेकिन ठाकरे फैमिली इस बार फर्स्ट टाइम आ रही है, इस पर क्या आप किस तरीके से? नहीं, मैं कैसा बोलूं, हर एक पार्टी का आई एम नॉट प्रिवी टू देयर इंटरनल डिस्कशंस एंड आई डोंट हैव द राइट टू स्पीक ऑन देयर इंटरनल मैटर्स. If any political party decides to contest, good luck, because this is a democracy. Everyone has to contest. Thakre as a family in state of Maharashtra. So what is your reaction? You are seeing one of the family's grandson first time coming out and contesting election. That is for them to say why are they contesting now. No, I cannot sit here and say everyone has a right to contest.
they should contest. So the remote control is not working anymore then. सर मुमरा कलवा विधानसभा से सर मेरे लिए I hope you got your answer. Right? सर मुमरा कलवा विधानसभा से जो MIM एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर देखी जा रही थी सर, लेकिन उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद कहीं ना कहीं सर वहाँ पे मायूसी छाई हुई है और लोग कह रहे हैं MIM ने जानबूझकर एक कमजोर उम्मीदवार उतारा है वहाँ से, और काफी सर लोग ये कह रहे हैं कि एजाज खान और सैफ पठान और नईम नजीर खान, ये 3 ऐसे नाम थे जो काफी सर आवाजें उठ रही थी कि उन्हें दिया जाए। होता है लेकिन सर क्या वजह है कि ये होता है, किसी को टिकट दिए किसी को नहीं मिला तो दिल जलता है, इंसान है, मैं मानता हूँ उस बात को, मगर हम कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं दिए। गुंजन सेठ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सर लोगों का ये नहीं, आप जर्नलिस्ट रहिए, आप कैंडिडेट मत बन जाइए। कहना है कि आप राष्ट्रहित पे बात नहीं करते हैं और देश विरोधी बात करते हैं, देश की आत्मा का कत्ल किया है आपने। ये गोडसे के आपके द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी हुई है। उनको तकलीफ हुई मैं गोडसे को इंडिया का पहला टेररिस्ट कहा, तो यही बात हुई क्या? अब गिरिराज जी को तकलीफ हो रही है तो बोल दीजिए ना, गोडसे उनका चाहिए था, मैं क्या बोलूं? अगर गोडसे को बोलना गुनाह इस देश में हो चुका है तो फिर आप 150 साल महात्मा गांधी के क्यों मनाते हैं? अब देख लीजिए, अगर आप जो बोल रहे हैं सही है तो, वरना आप लोग फिर चला देंगे वो इसी ने कहा। अगर उन्होंने कहा है तो गोडसे के कॉन्टेक्स्ट में कहा है तो क्या गिरिराज यूनियन मिनिस्टर गोडसे को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम। सर आप पूरे देश में MIM का परचम लहरा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आप हैदराबाद से अपनी 8 सीट क्यों खड़ा करते हो? आज जैसे महाराष्ट्र में 52 सीट से लड़ रहे हो, हैदराबाद में 8 से 9 क्यों नहीं होती, 10 क्यों नहीं होती? देखिए, हम लोग जब अपना सियासी सफर का आगाज किए थे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, जब पूरे रजाकार चले गए, भाग गए, हमने हमारी पार्टी को रिवाइव किया। हिंदुस्तान के संविधान में अब हमने अपना अटूट भरोसा कायम किया और आज भी है, कल भी रहेगा। जब हमने पहला इलेक्शन लड़ा हैदराबाद में 1957 में शुरू हुआ, 1960 में लड़े, जब हमारे 17 कॉर्पोरेटर जीत कर आए थे, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे, जिसमें 4 दलित थे। फिर 62 में हमने एक असेंबली सीट जीती। ये सफर चलता रहा और 8 सीट आप कह रहे हैं, 119 में 8 सीट है हमारा। यकीनन हमने ओपनली पब्लिक से कहा कि हम TRS की सपोर्ट करेंगे और पार्लियामेंट में उनको कामयाबी मिली, असेंबली में मिली। और हमारे तेलंगाना में आप लोग भूल जाते हैं कि हमारे उस स्टेट में 150 से ज़ायद हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, एक चेयरमैन हैं। तो ये कहना गलत है कि 8 से क्यों नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपकी दुआ साथ रही, हम मेहनत करेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। जब औरंगाबाद की सीट जीत गए तो हर जगह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग। मुसलमानों का तर्ज-ए-अमल क्या? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको जो माहौल है उससे खौफ खाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की जमहूरियत में अटूट भरोसा रखिए, और भरोसा रखने का मतलब यही नहीं कि सिर्फ दुआ करके हम खामोश बैठ जाएं। दुआ भी करें और मैदान अमल में आए, मैदान कारसाज में आए, और अपने जो जमहूरी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हिंदुस्तान के संविधान ने हमको गारंटी किया है, उसको हासिल करने के लिए हमको अमली तौर पर कोशिश करना है और इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। और जब तक आप अपने एक आज़ाद सियासी आवाज़ को नहीं बनाएंगे, ये मसाइल का हल नहीं होगा। इसलिए जमहूरियत आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपनी एक अलहायदा नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस जो हो, उसको आप प्रमोट करिए, मजबूत करिए। आप मुझसे नाराज़ हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, और किसी और को बनाइए, मगर जमहूरियत पर यकीन करिए। और जमहूरियत पर यकीन सिर्फ ये नहीं है कि हम आंसू बहाकर खामोश हो जाएं या तबरेज़ के उस दर्दनाक वीडियो को देखकर परेशान हो जाएं, बल्कि हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें और अमली तौर पर मैदान में आगे आएं और अपने भरपूर इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में अपने वोटों का इस्तेमाल करें। आपका अगर पोलिंग परसेंटेज चाहे किसी का हो इलेक्शन में, अगर 40-45 होगा तो गलत है।
जमहूरियत में हिस्सा लीजिए और अमली मैदान में आइए। सर ईवीएम के बारे में आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में मैडम आप पूछे, कोई नहीं जो नहीं पूछा। सर ईवीएम का एक आंसर दीजिए ना प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलूं? ईवीएम पे राज ठाकरे से लेके सब अपोजिशन जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे। इन योर ओपिनियन हाउ डू यू सी एट दिस कंट्रोवर्सी? अब ईवीएम से इम्तियाज जलील जीत गए। हाँ तो क्या, तो नहीं मालूम। ईवीएम तो है। हमारा बोलना यह है कि बजाय ये जो वीवीपैट है वो हर पोलिंग बूथ पे लगा दीजिए और दोनों को टैली करिए। वाई ओनली 5% है क्या वो? 5% 2% आप पूरा कर दीजिए, दोनों को टैली करिए। टाइम लगता है ठीक है, एक दिन लगेगा, क्या होगा, कोई आसमान तो नहीं गिरने वाला है। तो वीवीपैट को आप टैली कर दीजिए पूरा उसके साथ। मगर एक बात भी जरूरी है कि जहां पर हमारे प्रधानमंत्री गए थे अभी अमेरिका, और वहां पर भी बैलेट इस्तेमाल हो रहा है। कई देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी बैलेट इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर बहस है, और जब कभी भी कोई अपने शक और शुबहात का इजहार करता है तो उम्मीद करते कि इलेक्शन कमीशन उसको दूर करेगी। सर इस बार आपने समाजवादी के सामने कोई भी सीट खड़ी नहीं की है, कोई साइलेंट इम्पैक्ट हुआ है? अरे भाई नहीं खड़ी की है तो परेशानी, खड़ा किए है तो परेशानी। अरे 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 ये क्या बात है? अरे कुछ भी करो तो परेशानी। अरे मेरा सवाल ये है कि आप दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट के सामने खड़ा करते हैं। अरे वैसे कब से कंपेनिंग करना शुरू करेंगे? उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह उनको सेहत दे। हाँ मैडम। What is your stand on instability of Congress in the state that is seen? We saw senior Congress leaders leaving, either being disappointed by the Congress leadership, like Sanjay Nirupam today told press about the same. Kripa Shankar leader is leaving the party, and there are many others who are showing their disappointment with respect to the अब ये नहीं मालूम मैडम, ये सब लोग तो हमको बी टीम ए टीम बोलते थे, अब खुद ही they themselves are leaving their party. I agree with you. I mean, if the Congress party's senior leaders are so disheartened, then it is for them to look into it. I cannot say and comment, but the way Congress party is withering, it is a reality. I don't know what. सवाल ये है मेरा, अजय जो नहीं, आप पूछ लिए, आप उनको पहले उनको आप पूछ लिए हैं, नहीं पूछो, नहीं मैं ठहरिए, मैं के भाग नहीं रहा हूँ। रिपीट क्वेश्चन बाद में लेंगे। मैं आपके दरमियान में बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? एक सेकंड थोड़ा हट गया। अभी हाल ही में जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी साहब ने कहा है कि गैर ममालिक से कोई मुसलमान अगर हिंदुस्तान में आता है तो उसको हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, और कोई गैर मुस्लिम अगर आता है तो उसको कबूल करना चाहिए, उसका इस्तकबाल करना चाहिए। ये किस तनाजुर में कहा? उन्होंने कहा ये बात? जी हाँ। आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये बात? तो अभी जो आपने सवाल किया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल का यही तो है कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये हमारे संविधान के आइन के राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने कहा कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। ये हमारा जवाब है। अब और कुछ कोई फर्स्ट टाइम जो नहीं पूछे आप पूछो बेटा। आप कौन से जनरल कहाँ से हैं आप? समर्थक नहीं पूछ सकता सवाल, मीडिया पूछ सकता। मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस अपन सभा में अभी नहीं अपन सभा में समर्थक नहीं पूछेगा। मीडिया में तुम मीडिया कहाँ हो? आप सभा में पूछिए। तुम अभी इधर यहाँ बैठो। यस बीजेपी शिवसेना में अलायंस हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ देर में होने वाला है। रिफ्ट अभी भी दोनों पार्टियों में है, तो आपको लगता है कि इन दोनों की जो रिफ्ट है वो आपको फायदा पहुंचाएगी? बावन सीटों को अपडेट है, आपको फायदा पहुंचाएगी? इन दोनों के बीच की जो मतभेद चल रहे हैं शिवसेना बीजेपी? देखिए, हम अपना काम करेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपना बात लोगों तक पहुंचाएंगे, अपना पैगाम पहुंचाएंगे, लोगों में एतमाद पैदा करेंगे, यही हमको कामयाब करेगा। अब दूसरी पार्टी में क्या होता है उस हमको क्या करना। सर, राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बयान बहादुरों को बयान नहीं देने चाहिए, और
उम्मीद है कि अक्टूबर तक 18 सुनवाई पूरी हो जाए और नवंबर तक फैसला है। आप कैसे देखते इस पूरे मसले क्या रही? अरे उन्हीं के लोग चीख मारते रहते, हम क्या बोलेंगे? उन्हीं के लोग बोलते रहते जूक बॉक्स की तरह, हम क्या बोलेंगे? सर महाराष्ट्र में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं ईडी ऑफिस जाना पड़ा है, लगातार उनका इस बारे में सवाल जवाब हो रहा है, उस पर क्या करिएगा? दबाव बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा बार बार ये बातें कही जा रही है? अब देखिए, ये इस बारे में मेरे को नहीं मालूम, ज़्यादा मेरे को नहीं मालूम। जो ये लोकल लोग बोले, आप बोलिए, आपको मालूम? आपके लीडर पर ये हुआ, हाँ? ये भी कहते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि शरद पवार को बुलाया जा सकता है और चिदम्बरम इन को आप बुला सकते बोलिए। हैं, वैसे ही तो नहीं है। आप चाहते हैं मैं जेल को जाऊं? आप तो दोस्त नहीं है फिर। मैं चाहता हूं बाहर रहे, लेकिन क्या नहीं, मत ये क्या बात है? मैं कैसा बोलूं? आप तो अच्छा, दिल की बात जबान पे आ ही गई वजूद्दीन साहब। सर एक सवाल मैं ऐसे साफी के पूछना चाहता हूं। नहीं सर, अब जो पूछ चुके हैं मत पूछे, जो इसको जो नहीं आप पूछे। हाँ पीछे। आप आने से पहले एक वोट बैंक जो थी वो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास चलती थी, समाजवादी के पास चलती थी। एमआईएम का आने के बाद एक अलग से आपने इम्पैक्ट बना दिया है और अभी तो ये इम्पैक्ट इतना बढ़ गया है कि आपके सामने किसी को कोई उम्मीदवार भी नहीं दिख रहे। आपको क्या लगता है पार्टी फॉर्म करने का और उस वक्त का आपका जो इंटेंशन था वो फुलफिल हो चुका है क्या, या फिर आगे भी कोई टारगेट है? जो स्पेस चाहिए थी वो आपने ले ली? नहीं, देखिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुतमईन नहीं रहूंगा। मेरी जो पॉलिटिकल हंगर है वो बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहूँगा। ये लड़ाई स्पेस की नहीं है, प्लीज़ आप इसको रिड्यूस मत कर दीजिए इतना ऐसा लफ्ज़ बोलकर। ये जैसा मैंने अभी कहा था कि ये जो हमारी सियासी पॉलिटिकल लड़ाई है ये रिप्रेजेंटेशन की है, ये हिस्सेदारी की है, ये डेवलपमेंट की है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस हासिल करना नहीं है। बीजेपी मुस्लिम मसाइल को बोलिए सर। बीजेपी मुस्लिम मसाइल एक मिनट। My question is very specific. You had an unprecedented, opportunity with BBA being in alliance in Lok Sabha. Now you are contesting alone. Do you think Dalit votes might not come to you, or has that algorithm been worked out? Well, you see, as I told you, it is very unfortunate that we couldn't really, have an alliance with BBA. But we'll definitely work hard because it's not that we'll not be able to attract and get each and every section of society votes. We'll definitely, and I'm pretty much sure that when the results will be out, we'll be able to get more than what people are expecting. Sir, your good friend KCR is meeting Amit Shah. How do you view this meeting? Well, he is the chief minister, he is the home minister. What is wrong in that? A chief minister has to meet the home minister. सर बीजेपी मुस्लिम मसाइल को लेकर आगे आ रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम मसाइल को हल करने की बात कर रही है, जैसे तलाक सलासे के मसले को वो बता रही है कि मुस्लिम बहनों की हमने मदद की। तो इसको क्या सोचते हैं इस पर आप? सोचना क्या है? बिल्कुल, अरे क्या सोचना क्या है? कितने मुसलमान को देंगे अभी देख लीजिए ना महाराष्ट्र में। बहुत बोलते हैं यार, छोड़िए ना, इनका खाली बोलना है। और कुछ सर वर्सोवा सीट के लिए एक सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, कैंडिडेट मत बनिए। कैंडिडेट नहीं, मैं ऐसे साफी के साथ। हाँ, साफी के साथ। पिछली बार आपके उम्मीदवार थे वहाँ पर हाजी अब्दुल हमीद शेख साहब, जी, जो दूसरे नंबर पर आए थे, उन्होंने काफी वोट भी लिए। जी। इस बार उनकी टिकट क्यों काट कर जो है एक जो कांग्रेस से जो आए हैं जंगीर मुल्तानी, उनको दी गई, ऐसा सुना जा रहा है। तो क्या सियासत में वफादारी की कोई जगह नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो हमारे दिल के करीब हैं, हमारे साथ हैं। उनको एतमाद में लेकर, उनको समझा कर ये फैसला लिया गया है और ऐसा कोई नहीं है। जिनको हम मोहब्बत से अल्लाह अकबर कहते हैं उनको आपको नहीं आज सर उन्होंने तो पर्चा दाखिल किया है। ठीक है, दाखिल समझाएंगे उनको, समझाएंगे। सर एक सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, होम मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने एक रैली की थी। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि पवार साहब ने पिछले दिनों पाकिस्तान का जिक्र किया था और इस मसले को लेकर पाकिस्तान का मुद्दा भी चुनाव में उठाया जा रहा है। पवार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान मेहमान नवाजी में अव्वल है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ क्रिकेट के सिलसिले में, और वहाँ की जो पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है वो यहाँ के मुस्लिमों को डराने के लिए प्रेजेंट की जा रही है, ताकि यहाँ के मुस्लिमों को डराया जा सके, डर पैदा किया जा सके। आप कैसे? देखिए एक बात समझा करिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने
सही फैसला लिया और हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये जितने सहाफ़ी मुसलमान यहाँ बैठे हैं, इनके बुजुर्गों ने जिना को रिजेक्ट किया, जबकि जिना का ताल्लुक मुंबई से था। तो इससे बड़ी वफादारी क्या हो सकती है बताइए आप? ये बार बार हमसे क्यों पूछते? वो अच्छी मेहमान नवाजी करते नहीं करते? भाई हमको उनकी मेहमान नवाजी से क्या करना है? नहीं, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हम इस भारत देश के फर्स्ट सिटीजन हैं और जिसकी सरकार है वो हमको मेहमान ना समझे, ना किराएदार समझे, हमको इंसान समझे, इस मुल्क का शहरी समझे, चाहे किसी की सरकार हो। ये हमारा लड़ाई है। अब जिसको मेहमान नवाजी मुतासर है वो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अबू हाशिम आजमी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मेरे दोस्त थे। मैं भी उनका दोस्त हूँ। आपने जब उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो वो ये अरे भाई, आगे जाके एसपी और अरे भाई, मैं भी उनका दोस्त हूँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र में मैंने लाया है। अरे भाई, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इसमें बुरी बात क्या है किसी की इज्जत करना में? सर, लोग ये अरे हमारे से एमआईएम और एसपी आगे जाके अलायंस होना जाएंगी। देखो, अब आप या तो अब आप 9 बजे जाके पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाओ, मैं बोलूंगा 9 PM लोगों को। आप सवाल करो यार, सवाल करो। सर, 2014 का चुनाव कहीं ना कहीं एमआईएम जो लड़ी थी वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर लड़ी थी, माइनॉरिटीज के मुद्दे को लड़ी थी। इम्तियाज जलील और वारिस पठान साहब, ये 2 एमदार आए थे। इन लोगों ने पिछले 5 सालों में मुस्लिम मसाइल को लेकर क्या क्या चीजें कही है और आने वाले जो आपका विधानसभा चुनाव जो है इसको लेके, मतलब आप लोगों ने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है जनता के लिए? देखिए, हमने जो कुछ भी किया है, अगर ज़बानी हम कहेंगे तो शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन आजकल हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहती है। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ के जितने भी दूसरे मुस्लिम MLAs है उनको भी एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जो MIM के MLAs, मैं रहूँ या वारिस पठान रहे, हम लोगों ने विधानसभा के अंदर रहते हुए जितने मुस्लिम मसाइल के ऊपर हमने सवालात उठाए हैं, चाहे वो वक्फ का इश्यू हो, मुस्लिम रिजर्वेशन का इश्यू हो, जॉब्स का इश्यू हो, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन्हें कभी उठाया नहीं गया था। तो हमने 5 सालों के अंदर कितने उठाए और उसका नतीजा क्या हुआ है कि औरंगाबाद के अंदर हमने कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें वापस लिए हैं। वक्फ की ज़मीनें जो चली गई थी और जिनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने परसुएशन करके प्राइम वक्फ प्रॉपर्टीज जो है हमने दोबारा वक्फ के हिस्से में लेके आए और उसके अंदर हमें जोर ज़बरदस्ती भी जब करनी पड़ी तो हमारे ऊपर केसेस रजिस्टर हुए और बहुत संगीन तरह के केसेस रजिस्टर हुए हैं सिर्फ वक्फ की ज़मीन हम दोबारा वापस लेने के लिए, क्योंकि वक्फ खुद उसके अंदर इन्वॉल्व था कि जो ज़मीनों का बंटवारा किया गया था, जो बेचे गए थे इलीगल तरीके से, उसे दोबारा हमने वापस लिए। कई जगह के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के जरिए और कई जगह के ऊपर हमने जोर जबरदस्ती करके भी लिए हैं वापस। भाई, आपने मराठा जब आरक्षण की मुद्दा चल रहा था मुंबई हाई कोर्ट में, मराठा आरक्षण का मुद्दा था, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा था, आपने एक PI फाइल की थी उसी मामले में, लेकिन आपने विड्रॉ की। तो जिस तरह से मराठा समाज मराठा आरक्षण के लिए रास्ते पे उतर रहा था, ताकत लगा रहा था, जिस तरह से आरक्षण उन्हें मिलाया, उतना आप लोगों ने, ये 2 आमदार हो या आपके नेता ने, उतना कुछ मुस्लिम आरक्षण के बारे में कुछ किया नहीं, कुछ ही किया नहीं। फिर भी आप बोलते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। ये जो आरक्षण के मुद्दे के ऊपर आप नहीं, आपका सवाल है या ओपिनियन है? मेरा सवाल नहीं है। सवाल पूछिए। ओपिनियन, आई हैव नॉट कम हियर टू लिसन टू ओपिनियन। नो, आपका सवाल है तो सवाल करिए। डोंट इम्पोज योर ओपिनियन। व्हाट इज योर नो सवाल? ठीक है, सुनिए बात। अब आप सुनिए बात, सुन लिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आरक्षण के मोर्चे, पब्लिक मीटिंग्स MIM ने किए। अगर आप ये समझ रहे कि हम नहीं किए तो आपकी गलत राय है। हम किए। आज भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स को आरक्षण मिलना चाहिए और एम्पिरिकल एविडेंस है बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशनल का, उसकी बुनियाद पर मिलना चाहिए। जिसमें 55 कास्ट का जिक्र किया गया, उस 55 कास्ट को मिलना चाहिए, हर मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। ये आज भी हमारा स्टैंड है, कल भी रहेगा। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये बोलना कि MIM ने मेहनत नहीं की, ये गलत
बात है, ये सही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा Sir, सवाल Supreme Court the Supreme Court has proposed the completion of the Ayodhya argument by one day, has asked the parties to complete the argument on October 17th. Yeah, that is what the Supreme Court has said. What is wrong in that? So this is the proceedings on the Supreme Court where he has asked to. Yeah, they have already said that by 18th October everyone should finish their arguments. So there is nothing new in it. Okay, sir. Thank you. Thank you. This is a one last. Abhi last question, chaliye. Well, sir. There is not going to be one-on-one. I have to immediately leave for another public meeting. So So thank you. सर इम्तियाज भाई से एक सवाल है, एक इम्तियाज नहीं इम्तियाज भाई से इंटरव्यू नहीं है, मेरा इंटरव्यू है। Should it be compulsory or not? And how- Pardon, come again. Hindi imposition, should it Hindi. Hindi imposition, Should Hindi it be done? imposed? अरे बोलने दीजिए उनको ही। हाँ, बोलिए मैडम। Hindi imposition, should it be done or not? We saw in Madras IIT, Prime Minister Narendra Modi pushing for Tamil in southern state. How do you look at the whole scenario? He clears off that there will be no imposition that will be done. And once it was Amit Shah who spoke about. You see, not a single language, but languages have strengthened India. The diversity of India is its strength, and the diversity is in languages, in cultures, and in religions. The moment you say only single language, single religion, single culture, then that goes against the pluralism which is the ethos of this country. That is my answer to your question. Thank you. Thank you. Thank you.